हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी अंतरा भाग 2 काव्यखंड के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज मैं देवसेना का गीत कविता का प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करूँगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस बार आपके परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी कि MCQ वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQs करेंगे। साथ ही साथ आपकी पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? तो यहाँ पे उत्तर होगा स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नाटक है, क्योंकि इसी से देवसेना का गीत लिया गया है। चंद्रगुप्त भी इन्हीं का नाटक है, क्योंकि कार्नेलिया का गीत इस नाटक से लिया गया है। एवं ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है ये इनका द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा नहीं है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, देवसेना कहाँ की राजकुमारी होती है? तो हमने कविता में पढ़ा है कि देवसेना मालवा की राजकुमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना का संपूर्ण परिवार किसके आक्रमण से समाप्त हो गया था? तो हमने कविता में पढ़ा है कि देवसेना का संपूर्ण परिवार हुणों के आक्रमण से वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पे उत्तर होगा हुणों के आक्रमण से। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे बावली कहा है? तृषा को या आशा को? तो उत्तर होगा आशा को। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, देवसेना आजीवन किससे प्रेम करती रहती है? हम जानते हैं कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विजया जिससे स्कंदगुप्त प्रेम करता था वह किस प्रकार की पात्र थी? तो हमने कविता में पढ़ा है कि विजया और देवसेना दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले पात्र हैं। जहाँ पर देवसेना स्वार्थ रहित एवं सेवा भाव से परिपूर्ण थी, वहीं विजया स्वार्थी एवं छल कपट से भरी हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा स्वार्थी एवं छल कपट से परिपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है, तो देवसेना उसके निवेदन को क्या करती है? स्वीकार कर लेती है या अस्वीकार करती है? उत्तर होगा अस्वीकार कर देती है, क्योंकि देवसेना चाहते हुए भी उसके प्रेम को अस्वीकार कर देती है, क्योंकि उसने देश सेवा का व्रत ले रखा था। अगर वह उसके प्रेम को स्वीकार करती तो देश सेवा का जो व्रत था, लोगों की सेवा का जो व्रत था, वो उसका अधूरा रह जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, तरु छाया में कौन सा समास है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तरु छाया यानी तरु की छाया। तो यहाँ पे की आ रहा है। हम जानते हैं कि कारक की विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है, इसलिए यहाँ पे तरु छाया में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न, सतृष्ण शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द होगा इसका उत्तर, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और तत्सम शब्द वही होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, श्रमित स्वप्न में कौन सा अलंकार है? श्रमित यानी कि थका हुआ और स्वप्न यानी थके हुए स्वप्न। तो यहाँ पे स्वप्न को थका हुआ बताया जा रहा है, मानव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है प्रकृति का, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न, इस कविता का मूल भाव क्या है? तो इस कविता का मूल भाव है देवसेना की वेदना। पूरे गीत में देवसेना ने अपने दुख को व्यक्त किया है, इसलिए इसका उत्तर होगा देवसेना की वेदना। अगला प्रश्न, छल छल में कौन सा अलंकार है? एक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है कविता में जोर डालने के लिए, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण कविता में कौन सा रस विद्यमान है? चूंकि यह एक दुख से भरा हुआ कविता है, इसलिए रस इसमें करुण होगा। उत्तर हो जाएगा करुण रस। संपूर्ण कविता में कौन सा गुण है? तो यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। अगला प्रश्न है, कविता में कौन से बिंब का प्रयोग किया गया है? हम देखते हैं कि संपूर्ण कविता में देवसेना अपने बिताए हुए जीवन को याद करती है, इसलिए यहाँ पर स्मृति बिंब होगा। अगला प्रश्न है,
आंसू से गिरते थे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, तो तुलना जब भी होता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, पंक्ति में देवसेना किसके साथ होड़ लगाती आई है? मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। किसके साथ होड़ लगाती है? तो देवसेना प्रलय अथवा दुखों के साथ होड़ लगाती आई है, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, देवसेना का गीत कविता की भाषा क्या है? हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और आधुनिक काल में हमेशा से खड़ी बोली का ही प्रयोग होता रहा है, तो यहाँ पे उत्तर होगा खड़ी बोली। अब हम देवसेना का गीत कविता में जो आपके पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने ब्रह्मबस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त पंक्ति में देवसेना अपने बिताए हुए जीवन के पलों को याद करती है। स्कंद गुप्त ने जब उसके प्रेम को ठुकरा दिया था तो देवसेना ने अपने यौवन काल के अनमोल समय को ऐसे ही स्कंद गुप्त के प्रेम के भ्रम में बिता दिया। कहने का अर्थ है कि वह अपने जीवन रूपी पूंजी की रक्षा नहीं कर पाई और उसे अपने पेट भरने के लिए भी भिक्षा मांगने का सहारा लेना पड़ा। वह आजीवन स्कंद गुप्त के प्रेम के भ्रम में ही रही और इस प्रकार उसने अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर डाला। अगला प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? उत्तर होगा, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि जीवन के अंतिम पलों में जब स्कंद गुप्त देवसेना से अपने प्रेम का निवेदन करते हैं तब देवसेना सोचती है कि जिस समय मुझे स्कंद गुप्त की जरूरत थी तब तो उसने मेरा साथ नहीं दिया था। अब मैंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में और लोगों की सेवा में लगा दिया है। ऐसे में यदि मेरे मन के किसी कोने में स्कंद गुप्त से विवाह करने की आशा जागती है तो यह गलत है। देवसेना अपने मन को समझाते हुए कहती है कि मेरे मन तो क्यों पागल हुई जा रही है? थोड़े से सुख के लिए यदि तू स्कंद गुप्त की तरफ आकर्षित होती है तो तू अपने जीवन भर का त्याग और तपस्या बलिदान सब कुछ खो देगी। अगला प्रश्न, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा दुर्बल पद बल। दुर्बल यानी कमजोर, पद यानी पैर, बल यानी ताकत, यानी कमजोर पैरों के बल पर। यहाँ पे यह व्यंजना है कि देवसेना जो कि अपने आप को जानती थी कि वह कमजोर है, वह किसी प्रकार से अपने कमजोर पैरों के द्वारा प्रलय से नहीं जीत सकती, इसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। वह प्रलय से होड़ लगाती आई। हारी होड़ में यह व्यंजना है कि देवसेना जानती थी कि वह अपने प्रेम में हार ही जाएगी। इसके बाद भी उसने हमेशा प्रलय से यानी दुख से प्रतियोगिता करती रही। अगला प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में तान उठाई। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में देवसेना अपने असफल प्रेम की मधुर कल्पना में डूबी हुई है। तभी उसे प्रेम के राग की तान फिर से सुनाई पड़ती है। इसे सुनकर वह चौंक जाती है। देवसेना को यह राग जीवन के अंतिम समय में सुनाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर अर्धरात्रि शब्द का प्रयोग किया गया है। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व ना संभलेगी वह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति में देवसेना बहुत ही निराश और दुखी है। अब तक उसने जो प्रेम अपने हृदय में संभाल रखा था उसने उसे केवल दुख ही दिया है, इसलिए वह कहती है कि तुम अपना प्रेम वापस ले लो, अब मैं इसे और नहीं संभाल सकती। वह इस थाती यानी धरोहर को लौटा लेने के लिए स्कंदगुप्त से आग्रह करती है। अगला प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? उत्तर है, देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वह अपने भाई का स्वप्न साकार करने के लिए स्कंदगुप्त के शरण में आती है।
वह उसे प्रेम भी करती है, लेकिन स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करते हैं, इसलिए देवसेना को प्रेम में भी निराशा ही मिलता है। जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त देवसेना के पास आकर उससे प्रेम का निवेदन करते हैं, तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार दोनों ही बार वह प्रेम में निराश ही रहती है। इस प्रकार से प्रेम में मिली असफलता ही देवसेना की हार एवं निराशा के कारण है। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो अपनी समस्या को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।